हेलो एंड वेलकम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेंजिबल एंड इंटेंजिबल आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में टेंजिबल और इंटेंजिबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कोई भी बिल्डिंग को जब आप नोटिस करते हो या उस बिल्डिंग की डिज़ाइन देखते हो तो उसमें जनरली दो ही तरह के डिज़ाइन कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है, टेंजिबल डिज़ाइन कॉन्सेप्ट और इंटेंजिबल डिज़ाइन कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंटेंजिबल डिज़ाइन कॉन्सेप्ट क्या होता है और टेंजिबल डिज़ाइन कॉन्सेप्ट क्या होता है और ये कब कब इसे यूज़ किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि टेंजिबल क्या है और इंटेंजिबल क्या है। देखो, टेंजिबल एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, यानी कि फिजिकली कोई भी ऑब्जेक्ट को हम टेंजिबल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। जिस भी ऑब्जेक्ट को हम टच कर सकें या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम टच करने के बाद उसको फील कर सकें। फॉर एग्जांपल ये चेयर है, चेयर एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, इसे हम टच कर सकते हैं और इसको हम फील कर सकते हैं, इसका हम टेक्सचर फील कर सकते हैं, ये किस मटेरियल से बना है ये हम फील कर सकते हैं टच करने के बाद चेयर के लिए। इन द सेम केस विद बुक, बुक भी एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, हम उसको टच कर सकते हैं, उसके पेजेस को टर्न कर सकते हैं। तो जितने भी फिजिकल चीज़ें होती हैं जिसको हम टच करें तो ये सारी चीज़ें टेंजिबल होती हैं और इनका कोई एक एग्जिस्टेंस होता है, फिजिकल नेचर एक का एग्जिस्टेंस होता है। जस्ट इसके अपोजिट होता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल जनरली फीलिंग्स होती हैं, ये कोई फिजिकली ऑब्जेक्ट नहीं होता लेकिन ये एक फीलिंग्स होती हैं जो कि फिजिकली एग्जिस्ट तो नहीं करती है लेकिन हम इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कोई एक पर्सन सैड है या हैप्पी है या कोई रोमांटिक फीलिंग्स हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो फील्स आते हैं, ये कोई फिजिकली कोई ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते इसे, या कोई फिजिकली कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ ये एग्जिस्ट ज़रूर करती है, इसको हम फील भी कर सकते हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है फिजिकल नेचर का। टेंजिबल को हम फील कर सकते हैं क्योंकि ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है और इंटेंजिबल को हम फील नहीं कर सकते क्योंकि ये फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। सेम हम आर्किटेक्चर में इसको डिस्कस करते हैं सेम इसी चीज़ से। देखो, टेंजिबल आर्किटेक्चर में इतना सिंपल है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो आर्किटेक्चर फील्ड का नहीं है, वो भी अगर किसी बिल्डिंग को देखता है तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है इसके पीछे का डिज़ाइन कॉन्सेप्ट क्या है, क्या आइडियोलॉजी, क्या मेथोडोलॉजी यूज़ किया गया है, क्या किसी एक आर्किटेक्ट ने उस बिल्डिंग को डिज़ाइन करने से पहले उसने क्या सोचा होगा। अगर ये एकदम जनरली इंस्टेंटली देखने से पता चल जा रहा है उस बिल्डिंग को, तो वो हम कह सकते हैं वो टेंजिबल आर्किटेक्चर है। अब इस एग्जांपल से समझते हैं। लोटस टेम्पल एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है टेंजिबल आर्किटेक्चर के लिए, जो कि दिल्ली में है। लोटस टेम्पल, जो कि नाम से ही पता चल जाता है कि लोटस के शेप का है, तो इसका जो डिज़ाइन कंसेप्ट है उसे हम कह सकते हैं लोटस इज द डिज़ाइन कॉन्सेप्ट। जो टेम्पल लोटस टेम्पल का जो आर्किटेक्ट है, उन्होंने बिल्कुल जो कंसेप्ट लिया है वो लोटस फ्लावर से कंसेप्ट लिया है और उसको उसका जस्ट एक तरह से रेप्लिका टाइप का बना दिया गया है लोटस टेम्पल को। तो इसमें कोई भी पर्सन जो आर्किटेक्चर फील्ड से हो या आर्किटेक्चर फील्ड से ना भी हो, तो देखते के साथ आइडेंटिफाई कर सकता है कि यस, ये एक टेम्पल है जो कि एक लोटस के शेप में है, तो इट्स अ लोटस टेम्पल। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता टेंजिबल आर्किटेक्चर को आइडेंटिफाई करना। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जॉनसन वैक्स, जो कि FLW ने डिज़ाइन किया था। इसके जो कॉलम्स हैं जनरली हम देख सकते हैं, ये एक मशरूम शेप के कॉलम है और इन्होंने एक ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर का कंसेप्ट लिया था जिसमें मशरूम कॉलम, क्योंकि एक ऑर्गेनिक फूड है, सेम उसी का ही पूरा यूज़ कर लिया है इन्होंने अपने कॉलम डिज़ाइन में। तो ये कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाँ यार, ये मशरूम की शेप का है कॉलम, तो ये टेंजिबल फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ पे यूज़ किया है। तो सी जो टेंजिबल है जनरली उसको हम देख के ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टेंजिबल है। नेक्स्ट, नेशन लाइब्रेरी, ये यूएस में एक नेशन लाइब्रेरी है। इसको आप देखते ही बता सकते हो, जैसे कि इसका फ्रंट का फसाड है, वो बुक फसाड है। तो जो बुक फसाड है उसको आप देख सकते हो कि बुक इसका कंसेप्ट है और ये हाँ एक बुक से रिलेटेड कोई बिल्डिंग है, जैसे कि कोई लाइब्रेरी या फिर लाइब्रेरी जनरली बुक्स की बिल्डिंग है, तो ये बुक की बिल्डिंग है। तो इसमें कोई ज़्यादा हमें दिमाग में जोर नहीं देना पड़ता, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। तो जनरली एक एक सेकंड में हम इसको पहचान सकते हैं कि हाँ ये एक टेंजिबल आर्किटेक्चर है। नेक्स्ट, चाइनीज़ आर्किटेक्चर में भी हमें देखने को मिलता है। चाइनीज़ आर्किटेक्चर के जो पहले एम्परर हुआ करते थे, जो उनके जो क्राउन हुआ करते थे, तो वो क्राउन में इस टाइप की एक शेप हुआ करती थी
आपने देखा भी होगा कोई भी एक टीवी सीरीज में या फिर कार्टून वगैरह में, तो इस टाइप की एक चाइनीज एम्परर की शेप हुआ करती थी क्राउन की। तो उसी शेप से इंस्पायर होके यहाँ पे चाइनीज टेम्पल या चाइनीज आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। तो ये जो साइड में पगोडाज जो डेवलप हुए, तो जनरली चाइनीज आर्किटेक्चर में उस क्राउन से इसका इंस्पिरेशन लिया। तो जिसको थोड़ा सा भी चाइनीज आर्किटेक्चर के बारे में पता होगा तो वो जनरली आइडेंटिफाई कर सकता है, या चाइनीज हिस्ट्री के बारे में पता होगा तो आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाँ ये उस पर्टिकुलर पॉइंट से इस डिज़ाइन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो जनरली मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ये एक फिजिकल नेचर में एग्जिस्ट करता है ये कंसेप्ट। आप इसको देख सकते हो विजुअली, और एक साथ ही देखने को आपको मिल जाएगा कि क्या आर्किटेक्चर इसमें या कंसेप्ट यूज़ किया है। सेम इन द केस विद चंडीगढ़ को ली कॉर्ब्यूजियर ने डिज़ाइन किया था, और उनका एक सिंपल सा था ओपन हैंड और फ्लाइंग बर्ड। तो ये कंसेप्ट आप देख सकते हो जब आप प्लानिंग जब देखोगे चंडीगढ़ की सिटी प्लानिंग, तो आपको सेम ये कॉन्सेप्ट जनरली देखने को मिल जाएगा। सेम नेक्स्ट गिटार हाउस, इस घर को आप देखोगे तो पता चलेगा सामने गिटार और एक पीछे एक पियानो की शेप की बिल्डिंग बनी है। तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कंसेप्ट तो है ही नहीं, तो शेप है, शेप ही उसका फॉर्म ही उसका कंसेप्ट है। तो यहाँ पे फॉर्म फॉलो फंक्शन यूज़ किया गया है। अच्छा, एक्चुअली दो तरह के होते हैं, फॉर्म फॉलो फंक्शन एंड फंक्शन फॉलो फॉर्म। ये चीज़ नेक्स्ट वीडियो में किसी में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं टेंजिबल आर्किटेक्चर क्या है। तो टेंजिबली इसमें यहाँ पे कंसेप्ट लिया है गिटार और पियानो का, और उसी गिटार और पियानो के कंसेप्ट से एक बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया है। तो ये टेंजिबल फॉर्म ऑफ बिल्डिंग आर्किटेक्चर आप कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेंजिबल आर्किटेक्चर के। इंटेंजिबल आर्किटेक्चर जस्ट उसका अपोजिट है, जिसको आप फिजिकली देखकर आइडेंटिफाई कर पा रहे थे उस बिल्डिंग में, आप एक्चुअली अब यहाँ पर फिजिकली देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इस बिल्डिंग का जो कंसेप्ट है वो एक डीप मीनिंग डिपिक्ट करता है। आपको थोड़ा सा फोकस्ड होकर देखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा, उसके पीछे का हिस्ट्री बैकग्राउंड सब जानना पड़ेगा, तभी जाकर आप उस बिल्डिंग के जो कंसेप्ट है उसको डिकोड कर सकते हैं। तो इसमें एक आर्किटेक्चर की फील्ड के रिलेटेड नॉलेज भी होनी चाहिए आपको। तो जनरली जो लोग आर्किटेक्चर फील्ड के नहीं हैं वो आमतौर पे इनके पीछे का कंसेप्ट नहीं समझ पाते। मैं ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं समझ पाते, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि उन लोगों को नहीं समझ में आता है जो कि आर्किटेक्चर फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं। तो इसका आप देख सकते हैं बेस्ट एग्जाम्पल हिंदू टेम्पल्स है। हिंदू टेम्पल्स का आर्किटेक्चर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोस में, आप उसमें जाके देख सकते हैं। लेकिन जहाँ यहाँ पर जो हम मेन जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि हिंदू जो माइथोलॉजी है, जो हिंदू मान्यताओं के अकॉर्डिंग जो पूरा टेम्पल है वो डिज़ाइन किया गया है। जो उसको नहीं समझता तो वो हिंदू टेम्पल की जो आर्किटेक्चर है उसको भी नहीं समझ पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करते हैं जो शिखाराज होते हैं, ये जो टेम्पल्स के ऊपर जो शिखाराज होते हैं, इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है इसमें। इसका स्पेसिफिक मीनिंग क्या है कि जो हिंदू में क्या डिस्कस किया जाता है कि जो ह्यूमन बॉडी का हेड है, और जो ह्यूमन बॉडी का हेड है वो ऊपर की तरफ होता है, और जो अंदर की उसकी सोल होती है, ह्यूमन बॉडी की सोल, वो कॉस्मोस एनर्जी से मैच करने के लिए ये शिखारास को बनाया जाता है एकदम हाइट टॉप पर, और जस्ट उसके गर्भगृह के जस्ट ऊपर होता है, एपेक्स में होता है। जिसकी गर्भगृह ये है तो जस्ट इसके एपेक्स में ये रहेगा। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस करी हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है गर्भगृह क्या है और ये शिखारास क्या है, तो मैं पुरानी वीडियो का लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आई सेक्शन में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। द पॉइंट इज़ यहाँ पर कि हिंदू टेम्पल जो बनाए गए हैं वो उनकी हिंदू की जो मान्यता है उनके अकॉर्डिंग ही उसको डेवलप किया है। उसका जो एक एक एलिमेंट और एक एक फीचर्स है वो सारा वहाँ से रिजेंबल करता है। जो भी व्यक्ति उनको नहीं जानता या उसके बारे में नहीं पता, तो वो नहीं जान सकता कि हिंदू टेम्पल्स के पीछे क्या एक डिज़ाइन एलिमेंट या डिज़ाइन कंसेप्ट लिया है जो पुराने आर्किटेक्ट हैं। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर का। नेक्स्ट हम पार्थेनन की बारे में बात करेंगे। पार्थेनन तो एक एथेंस में है, ग्रीस में। ये एक बहुत ही पुराना टेम्पल है, ये भी एक ग्रीक टेम्पल है जो ग्रीक आर्किटेक्चर के अंडर आता है। तो आप सिंपली जब पार्थेनन को देख सकते हो बाहर से, तो आपको ऐसा कुछ स्पेशल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप बहुत ध्यान से या फिर इसे डिकोड करोगे तो आपको एक डिज़ाइन देखने को मिलेगा। इसे बोलते हैं गोल्डन सेक्शन या गोल्डन रेशियो। तो जो पूरा पार्थेनन की जो बिल्डिंग है वो एक गोल्डन रेशियो, तो जो इनका स्पेसिफिक रेशियो जो
एनालाइज किया है इन्होंने पूरी बिल्डिंग में जो फॉलो किया है, वो गोल्डन रेशियो के अंडर ही पूरी बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया है। अब ये गोल्डन रेशियो क्या है? ये बेसिकली आप अभी के लिए समझ सकते हैं कि ये एक डिज़ाइन में एक टाइप का रेशियो यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो रिलेशन है, रेशियो में दो एलिमेंट्स का जो रिलेशन है वो काफ़ी ब्यूटीफुल आता है, और इसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो या गोल्डन सेक्शन भी इसे कई बार डिनोट किया जाता है। तो अभी के लिए इतना समझ सकते हैं कि ये एक बहुत ही हाईली कैलकुलेटेड एक रेशियो है, जो कि अल्टीमेटली जो रिजल्ट प्रोवाइड करता है हमारी बिल्डिंग का, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रिजल्ट प्रोवाइड करता है। सेम चीज़ हमें देखने को मिलेगी गोल्डन सेक्शन या गोल्डन रेशियो ताजमहल में। तो ताजमहल की जो हाइट है, जो प्लेटफॉर्म के ऊपर से यहाँ तक की जो हाइट है, या इनके जो डोरवेज की जो विड्थ है, चौड़ाई है, तो वो एक स्पेसिफिक रेशियो में उन्होंने डिज़ाइन किया है। तो उनको उस टाइप उस ज़माने में भी या फिर उस एरा में भी इस चीज़ की नॉलेज थी कि गोल्डन रेशियो क्या है और हमें अपने बिल्डिंग को किस रेशियो में बनाना चाहिए। क्या डोर की विड्थ होगी, तो डोर की हाइट क्या होगी, या ओवरऑल बिल्डिंग की क्या हाइट होगी, या दोनों स्लैब्स के बीच में कितना डिफरेंस रहेगा। तो एक तरह की रेशियो रहता है। तो ये सारी रेशियो की स्टडी, गोल्डन रेशियो की स्टडी उन्होंने उस टाइम पर भी करी थी जब इन्होंने ताजमहल को कंस्ट्रक्ट या डिज़ाइन किया था। तो ये हमें जनरली एक फ्रंट से देखेंगे तो हमें नहीं देखने को पता चल पाता, लेकिन अब कोई जल्दी इतना आइडेंटिफाई नहीं कर सकता जो आर्किटेक्चर फील्ड का नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा भी आर्किटेक्चर फील्ड या उनकी नॉलेज रखता है, तो वो इसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि ताजमहल का जो कंसेप्ट है या फिर उसका जो डिज़ाइन एलिमेंट है वो इस गोल्डन सेक्शन पर या गोल्डन रेशियो पर बेस्ड है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि टेंजिबल में क्या और इंटेंजिबल में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है। आप नेक्स्ट इसका एग्जांपल लेके समझते हैं रोनचैम चैपेल। ये रोनचैम चैपेल एक ब्रिटिश आर्किटेक्चर है। ये एक हैट से इंस्पायर्ड है। एक्चुअली इंस्पिरेशन इन्होंने हैट से ली, लेकिन इसके पीछे का जो आइडिया है या फिर इसके पीछे का जो मीनिंग है वो बहुत ही डीप मीनिंग है। जब आप हिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड एवोल्यूशन ऑफ यूरोप जब आप पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जब यूरोपियन कल्चर में जो एक हैट होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो यूरोपियन कल्चर में जनरली आपने देखा भी होगा, जितने भी इंग्लिश मूवीज़ होते हैं, जब पुराने ज़माने के 90s के टाइम की नहीं 90s के टाइम का जो सीन डिस्कस करती है मूवीज़, जैसे पीकी ब्लाइंडर्स में देखा था, जो उनके हैट रहती है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका एलिमेंट रहता है सोसाइटी का, उनके सर पर हैट रहना। तो हैट एक कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट का फॉर्म हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे चैपेल में जो इनने जो कंसेप्ट लिया, तो वो एक हैट लिया। तो इसके पीछे काफ़ी डीप मीनिंग है। जो यूरोप का आर्किटेक्चर या यूरोप की हिस्ट्री नहीं जानता, तो वो इस चीज़ को नहीं समझ सकता कि इसके पीछे का क्या माइंडसेट है, क्या आइडियोलॉजी यहाँ पर यूज़ करी गई है इस चैपेल को डिज़ाइन करने में। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली नहीं पता चल पा रहा है क्या इस डेप्थ है इस आर्किटेक्चर के कंसेप्ट में। हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, प्रायर नॉलेज होना चाहिए, और हमें बिल्डिंग को एनालाइज करना आना चाहिए, तभी हम उस बिल्डिंग का डिज़ाइन कंसेप्ट समझ पाएंगे। हमें देखने को मिलता है गोल्डन रेशियो, हमें बहुत सारी बिल्डिंग्स में देखने को मिलता है, जैसे आईफल टावर, मोनालिसा, ये ली कॉर्ब्यूजियर ने एक बिल्डिंग डिज़ाइन करी है। तो सब में एक गोल्डन सेक्शन या गोल्डन रेशियो का यूज़ किया है इन्होंने अपनी बिल्डिंग की डिज़ाइन में। गोल्डन रेशियो आप ऐसे एनालाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो बिल्डिंग की हाइट और जो बिल्डिंग का विड्थ है, तो इसका जो रेशियो है वो बहुत ही एक स्पेसिफिक रेशियो होता है। तो इस रेशियो को गोल्डन रेशियो है, तो इस पूरी रेशियो को यूज़ करते हुए ये डिज़ाइन या आर्ट को डेवलप किया है। लियोनार्डो दा विंची ने को भी इस गोल्डन रेशियो की नॉलेज थी। एक्चुअली वो तो एक बहुत ही महान व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन करी, तो उन्हें इन सब चीज़ की नॉलेज थी। तो ऑन एंड ऑल टेंजिबल और इंटेंजिबल, स्लाइड खत्म हो गई है। तो ऑन एंड ऑल टेंजिबल और इंटेंजिबल में जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो ये कि टेंजिबल को हम फिजिकली टच कर सकते हैं, और ये उसका मीनिंग क्या है आर्किटेक्चर में कि हम फिजिकली या फिर एक इंस्टेंटली उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके पीछे का डिज़ाइन कंसेप्ट क्या है। जो इंटेंजिबल है जस्ट इसका अपोजिट है। हम इंस्टेंटली हम नहीं डिज़ाइन या फिर इंस्टेंटली हम नहीं इसको डिसाइड कर पाते कि क्या इसमें डिज़ाइन कंसेप्ट है, जबकि हमें इसमें थोड़ी सी प्रायर नॉलेज होनी चाहिए आर्किटेक्चर फील्ड की, या उस बिल्डिंग के साइट लोकेशन की, या फिर उस बिल्डिंग के पीछे जो आइडियोलॉजी यूज़ करी है उसकी हमें एक नॉलेज होनी चाहिए, जिससे हम रिलेट कर पाएंगे कि ये डिज़ाइन कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ किया गया। तो आई होप आपको टेंजिबल और इंटेंजिबल आर्किटेक्चर
जो है उसका टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर भी इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट टाइप कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आंसर दूंगा। और साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ पर जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहाँ पे भी आप अपने डाउट या क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।